सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेरी फॉरवर्ड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन स्टडी हब। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे। टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा, कंडीशनल्स हो चुका है और मूड हो चुका है चैप्टर। आज ये फोर्थ चैप्टर है और इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा चैप्टर लंबा पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। तो ये काफ़ी इसके पार्ट्स आएंगे जैसे टेंसेस के आएंगे। तो लेकिन आपको मैं सारी चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर करके समझाऊंगा और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी चीज़ें समझने के लिए। ठीक है। तो एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यार मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें प्लीज़ वीडियोस को मेरी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अगर आपके घर में कोई भी अगर किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको बोलो कि ये देखे वीडियोस। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस हैं और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वीडियोस हैं जिसमें आपको कंसेप्ट वाइज मैं समझा रहा हूँ। कोई भी रूल्स या क्रैमिफिकेशन मैं कोई करवा ही नहीं रहा हूँ, आपको रटवा नहीं रहा हूँ कुछ भी। सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ समझा रहा हूँ और आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ें याद रहेंगी और आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आज हम सबसे पहले वोकैब करेंगे लास्ट क्लास की। तो सबसे पहले प्रीवियस जो क्लास में वोकैब करी थी वो हम करेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। लास्ट क्लास के वोकैब करेंगे और उसके बाद लेसन पढ़ेंगे और लास्ट में चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम उस क्लास की प्रेजेंट वोकैब करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास की फर्स्ट वर्ड था हमारा फिसाइल। फिसाइल एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है इजी एंड एक्सपर्ट। जैसे कि फिसाइल विक्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री? फिसाइल विक्ट्री, इजी विक्ट्री। fervent, fervent means ardent or warm, जैसे कि he was accorded with fervent welcome on his arrival. Next word is filial. Filial is an adjective of son और daughter। ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि बेटे का कर्तव्य हो गया, किसी का बोलते हैं आपके बच्चे होने का कर्तव्य आपने निभाओ, तो दैट इज़ अ फिलियल ड्यूटी। पर इसको एग्जांपल से और अच्छे समझो, जैसे कि चिल्ड्रन मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटीज टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स। फुलफिल देयर फिलियल ड्यूटीज। व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटीज? फिलियल ड्यूटीज। अपने बच्चे होने का या बेटे या बेटी होने की ड्यूटी है वो पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज फूल हार्डी। फूल हार्डी भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रैश या रेकलेसली बोल्ड, जो बहुत ही बोल्ड होता है उसको बोलते हैं। एक काफ़ी अच्छा वर्ड है फूल हार्डी। फॉर एग्जाम्पल, मैनी बिलीव दैट ट्राइंग फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स इन इज़ अ फूल हार्डी अटेम्प्ट। कोई इम्पॉसिबल आप कुछ ट्राई करने जाते हो तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये फूल हार्डी अटेम्प्ट है, बहुत ही बोल्ड रेकलेस बोल्ड मूव है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड था लास्ट का, था फिटफुल। फिटफुल होता है एडजेक्टिव, मीन्स स्पेसमोडिक, इंटरमिटेंट या फिर इंटरप्टेड और नॉट कंटिन्यूस, जो रुक रुक के चले। स्पेसमोडिक होता है जो रुक रुक के, कंटिन्यूस नहीं हो। कोई भी काम अगर रुक रुक के हो रहा है और कंटिन्यूस नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं फिटफुल या फिर स्पेसमोडिक या इंटरमिटेंट। ठीक है। तो आज जो है ये हो गई हमारी वोकैब। आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्ब, उसके ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब होता क्या है। सबसे पहले वर्ब क्या होता है? वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है किसी सेंटेंस के अंदर वो होता है वर्ब। इसीलिए हम इसको जो वर्ब से डिनोट करते हैं। वर्ब से जैसे मीनिंग क्या होता है वर्ब का? ऑफ वर्ड। वर्ब का मीनिंग ही होता है ऑफ वर्ड। जैसे वर्ब जो वर्ड है इससे काफ़ी और वर्ड भी बने हैं हमारे। जैसे कि एक वर्बोस आपने सुना होगा, VERBOSE। वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं बार बार। एक होता है वर्बटिम भी बनता है, VERBATIM, वर्बटिम, वर्ड फॉर वर्ड। उसका मतलब तो ये सारे रूट वर्ड्स वर्ब से ही बने हुए हैं। ठीक है। और ये करता है इट एक्सप्रेसेस एनी काइंड ऑफ वर्ड बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। कोई भी वर्ड हुआ जो बीइंग को शो करता है, डूइंग को शो करता है या हैपनिंग को शो कर रहा है, उसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब तीन चीज़ों को डिनोट करता है। जैसे एक्शंस में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैसे एक्शंस बताते हैं, लेकिन सिर्फ एक्शंस नहीं, बीइंग हो गया, डूइंग हो गया और हैपनिंग। इस चीज़ को समझते हैं, तीनों के एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है ये तीनों। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ही लाफ्ड लाउडली, अगर वो ज़ोर से हंसा, तो ये लाफ्ट क्या है? एक्सप्रेस डूइंग है, ये कुछ करना हो गया। लाफ्ट, कोई आप हंस रहे हो तो उसमें आपका उसका एक्शन, उसमें आपका एफर्ट लग रहा है, आप कर रहे हो वो, तो दैट इज अ डूइंग। ही डाइड लास्ट ईयर। डाइड, वो मर गया लास्ट ईयर। तो डाई यहाँ पे क्या है? जो मरने का काम है वो कुछ डूइंग नहीं होता, आप उसमें करते नहीं हो, एक हैपनिंग है, वो हो जाती है। तो ये भी एक वर्ब है। डाई एक वर्ब होती है जो हैपनिंग शो करती है। दूसरा हमारा वर्ब है ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पे इज हमारी वर्ब है। इज हमारी क्या है? बीइंग एक्सप्रेस करती है, जो कि
हो जो होने को एक्सप्रेस करती है। लिंकिंग वर्ब है, ये हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये तीन हमारी वर्ब के वो होती हैं जो हमें एक्सप्रेस करती हैं तीनों चीज़ें, एक तो डूइंग, एक हैपनिंग और एक बीइंग, ठीक है। उसके बाद हम काइंड्स ऑफ वर्ब के ऊपर आते हैं कि वर्ब्स कितने टाइप्स की होती है। तीन टाइप की वर्ब होती है और तीनों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और जब तक आपको क्लियर पूरा नहीं हो जाता, आई अश्योर यू कि मैं आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ूंगा, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मेरे को, अगर कोई भी परेशानी आएगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ। ये लास्ट क्लास से कोई भी क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले जो वर्ब की काइंड है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स ही बोलते हैं। दूसरी टाइप की होती है मेन वर्ब, जो मेन वर्ब्स होती हैं। और थर्ड होती है लिंकिंग वर्ब। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं सबसे पहले जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, इसके अंदर भी दो टाइप्स है ऑक्सिलरी टाइप, ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर। सबसे पहली जो हमारी ऑक्सिलरी के अंदर वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी जाना था, यहाँ पे और जानते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जैसे तीन टाइप्स की वर्ब्स होती हैं ये। एक तो होगी बी, एक डू और एक हैव। बी जो होती है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आती हैं, एक्शंस में आती है। जैसे कि मैंने जो आपको टेंस का चार्ट बताया था, उसके अंदर देखना आप कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन सब में, या परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी बी की फॉर्म्स आती है। बी की फॉर्म्स क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये होती है बी की फॉर्म्स। और डू हमने इंडेफिनेट में पढ़ा था उसी चैप्टर में, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट में डू, डज और डिड, ये सब डू की फॉर्म से। इंडेफिनेट उसमें शो करती हैं टेंस में। हैव परफेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट में हैज़, हैव, ओ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव, और पास्ट परफेक्ट में हैड आ गया। तो ये इसी की फॉर्म है। और ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती है तीन, और ये इन स्टेट ऑफ एक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सेकंड जो टाइप की वर्ब्स होती है वो होती है मोडाल्स। मोडाल्स क्या शो करती है? इंटेंशंस। एक मैंने लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो तो प्लीज़ उसको देखो, और सीरीज वाइज प्लीज़ देखते रहो और सबके नोट्स साथ साथ बनाते रहो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने मूड में बताया था, मूड्स भी क्या होते हैं? मूड जो होते हैं वो भी इंटेंशंस शो करते हैं हमारे। लेकिन मूड और हमारे मोडाल्स में क्या डिफरेंस है? जो मोडाल्स होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स का शो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। लेकिन जो मूड होता है वो मेन वर्ब का इंटेंशन शो करता है। मोडाल्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स का इंटेंशन शो करता है। मोडाल्स के एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से मोडाल्स होते हैं, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे मोडाल्स हैं हमारे, ठीक है। जो सेकंड टाइप का अब पढ़ते हैं आगे, जैसे मैंने तीन टाइप बताया, ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो पार्ट हो गए। अब आता है सेकंड काइंड ऑफ वर्ब, दैट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है इस पे पढ़ते हैं। मेन वर्ब दो टाइप की होती हैं ये भी। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या कौन सी होती है? जैसे वर्ब्स विच हैव देयर ओन सब्जेक्ट। कोई ऐसी वर्ब, सेंटेंस के अंदर आप जब भी एक वर्ब को देखोगे तो हर एक वर्ब का या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा या उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इनके बेसिस पे हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। जिन वर्ब्स का खुद का एक ऑब्जेक्ट होता है उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिन वर्ब्स का खुद का एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो ये एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव, इनके एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले स्नेहा सैंग अ सॉन्ग। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्नेहा सैंग अ सॉन्ग, तो स्नेहा इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। वर्ब हमारे यहाँ पे क्या है? सैंग। सैंग हमारी वर्ब है। अ सॉन्ग क्या होगा हमारा? अ सॉन्ग है हमारा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वर्ब के लिए यूज हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किसको डिफाइन कर रहा है ये? एक इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया? हम वर्ब्स को पहचानते कैसे? व्हाट और हुम के रिप्लाई से। व्हाट और हुम के रिप्लाई से अगर मैं इसको लगा के देखूं, जैसे कि स्नेहा सैंग व्हाट, स्नेहा सैंग व्हाट, स्नेहा सैंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग, स्नेहा ने क्या किया? एक गाना गाया, एक सॉन्ग गाया। तो व्हाट के रिप्लाई से मुझे ऐसा पता चल गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स भी दो टाइप के होते हैं। कई आप सेंटेंसेस आगे देखोगे, जैसे इसमें मैं कुछ भी आपको रटवा नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर और डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप देखोगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा
ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्ब्स होती हैं मोनो ट्रांजिटिव और कुछ होती है डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव होती है जो जिसमें सिंगल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे एक वर्ब है, एक वर्ब का अगर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे इस वर्ब का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग, तो ये मोनो ट्रांजिटिव होगी। मोनो ट्रांजिटिव नाम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। तो ये वाला एग्जांपल है, ये ट्रांजिटिव वर्ब का है और मोनो ट्रांजिटिव का है, क्योंकि इस वर्ब का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग। डाई ट्रांजिटिव का एग्जांपल देखता हूँ कैसे आते हैं। जैसे मैं अगर कोई बोल रहा है स्नेहा गेव हर द लेटर, स्नेहा गेव हर द लेटर, तो स्नेहा सब्जेक्ट हो गया हमारा, गेव हमारा वर्ब हो गया जो कि मेन वर्ब है, हर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया और द लेटर हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे हर हो गया और द लेटर हो गया। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पहचानते कैसे हैं, व्हाट और हुम के रिप्लाई से। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना होता है तो व्हाट और हुम के रिप्लाई से। जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो मेन चीज़ जिस चीज़ के बारे में बात होती है, जैसे कि गेव, कुछ दिया होगा, तो जो चीज़ दी हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहचानते हैं व्हाट के रिप्लाई से। स्नेहा गेव व्हाट, लेटर, लेटर स्नेहा ने दिया। और अगर मैं हुम का रिप्लाई देखूँ, स्नेहा गेव अ लेटर टू हुम, किसको दिया, हर को दिया, तो ये हुम का रिप्लाई हो गया। तो यहाँ पे मुझे दोनों पता चल सकते हैं कि अगर मेन मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है जो कि गेव को डिफाइन कर रहा है, वो है लेटर, मेन लेटर की बात हो रही है, और हुम किसको दिया, वो है हर को दिया। यहाँ पे हर इसका रिप्लाई हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। अगला होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब का सेकंड पार्ट इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिनका कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जैसे कि स्नेहा सैंग स्वीटली, स्नेहा ने कैसे गाया, स्वीटली गाया। तो कैसे पहचानेंगे इसको हम कि इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं, स्वीटली इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स रटवा नहीं रहा हूँ कि यार ये रट लो कि ये ऑब्जेक्ट्स होते, ये नहीं होते। आपको हज़ारों लाखों, कोई भी इतना रट नहीं सकता है कि आपको मैं कुछ वर्ड्स दे दूँ, आप याद कर लो और एग्जाम्स में वही आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमेशा हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट हमको पता होनी चाहिए कि कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ कि स्नेहा सैंग स्वीटली, तो यहाँ पे स्वीटली मेरा ऑब्जेक्ट है या नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा, व्हाट और हुम के रिप्लाई से। तो अगर मैं पूछूँ अपने आप से स्नेहा सैंग व्हाट, तो क्या स्वीटली मेरे का व्हाट का रिप्लाई है, बिल्कुल भी नहीं। स्वीटली तो हो गया एक मधुर, अगर मैं इससे पूछूं स्वीटली क्या है, तो ये एडवर्ब है। मुझे कैसे पता चला, एडवर्ब क्या होते हैं, हाउ का रिप्लाई होते हैं। जैसे एडवर्ब्स एक ऐसे कंसेप्ट है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों के रिप्लाई मिलते हैं हमें। हाउ का हो गया, वेयर का हो गया, वाई का आ गया, इन तीनों चीज़ों के जैसे हमको रिप्लाई मिल जाते हैं एडवर्ब से। तो एडवर्ब थोड़ा सा आप हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन इसका अलग से भी चैप्टर आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब, ठीक है। व्हाट और हुम के लिए हमारा ऑब्जेक्ट, एडवर्ब पता लगाना है तो हमारा हाउ, हाउ से हम चेक कर सकते हैं कि स्नेहा सैंग हाउ स्वीटली, कैसा गाया, मधुर गाया, मीठा गाया स्नेहा ने, ठीक है, स्वीटली। तो स्वीटली यहाँ पे एक एडवर्ब है, और एडवर्ब हमारा ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेरे नाउन प्रोनाउंस होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ पे इसका कोई भी सैंग वर्ब का हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कैसा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लीज वेट एक सेकेंड। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये वाली, इस पे कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं। हाँ, तो हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है उससे भी देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, द मैन स्टॉप्ड नियर द कार। अब यहाँ से वर्ब देखते हैं, हमारी सब्जेक्ट हो गया द मैन, स्टॉप्ड हो गया हमारी वर्ब जो हमारी मेन वर्ब है, और नियर द कार क्या हो गया, नियर हो गया हमारा प्रेपोजिशन, द कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं क्या, द मैन स्टॉप्ड नियर द कार। अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना लिखूं, द मैन स्टॉप्ड, सिर्फ इतना, और इस वाले नियर द कार को अगर मैं काट दूं, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर अगर यहाँ से मैं इस पार्ट को नियर द कार को काट दूं और सेंटेंस को सिर्फ इतना रखूं, द मैन स्टॉप्ड, तो क्या ये सेंस बन रही है इस चीज़ की, तो हाँ बिल्कुल बन रही है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस भी बन सकता है, द मैन स्टॉप, द आदमी था वो रुक गया, बस बात खत्म, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो स्टॉप्ड वर्ब है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि नियर है मेरा प्रेपोजिशन है, और मैंने क्या बताया था आपको पहले भी कि जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं, प्रेपोजिशंस का हमेशा खुद का एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वर्ब्स के खुद के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वैसे नियर जो प्रेपोजिशंस होते हैं, प्रेपोजिशन हमेशा, जैसे वर्ब्स कभी इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, उनका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
लेकिन प्रेपोजिशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमेशा वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेके चलता है। अगर मैं एक प्रेपोजिशन के बिना ऑब्जेक्ट को लिख रहा हूँ तो वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता ही आता है। तो द कार है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये द नियर, जो नियर हमारी प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है। तो स्टॉप्ड क्या हो गई? हमारी वर्ब है। तो क्या अगर मैं सिर्फ इसको इतना लिखूँ तो क्या सेंस बन रही थी? द मैन स्टॉप्ड, हाँ बन रही थी। और तो इसका मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो पूरी सेंस बन रही है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप्ड हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी का ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन स्टॉप द कार, यहाँ पे भी सेम वर्ब यूज हो रही है स्टॉप्ड, लेकिन यहाँ पे नियर नहीं आया है। तो अगर मैं इसको बोलूँ द मैन स्टॉप्ड व्हाट, यहाँ पे अगर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है क्या मुझे? द कार स्टॉप्ड व्हाट, स्टॉप करी उसने द कार, व्हाट का रिप्लाई मुझे यहाँ पर मिल रहा है स्टॉप द कार। तो यहाँ पे मैं समझ गया कि यहाँ पे जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है स्टॉप। तो इसीलिए मैं आपको चीज़ें रटवा नहीं रहा हूँ, और आप रट भी नहीं सकते अगर आप वर्ड्स के थ्रू जाओ, कि आपको पता नहीं, ऐसे दुनिया भर के वर्ड्स हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो आप चीज़ों का क्रैम कर ही नहीं सकते हो, तो आप सिर्फ समझ ही सकते हो। इसीलिए मैं अंडरस्टैंडिंग पे आपकी काम कर रहा हूँ। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इससे क्या थोड़ी मोटिवेशन मुझे भी मिलती है वीडियोस जल्दी बनाने की और अच्छी अच्छी बनाने की, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। दे बर्न्ड ऑल द फाइल्स, यहाँ पे अगर मैं व्हाट का रिप्लाई लिखूँ, बर्न्ट हमारी वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है, दे बर्न्ट व्हाट, ऑल द फाइल्स। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे का रिप्लाई मिल रहा है ऑल द फाइल्स। तो ऑल द फाइल्स क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक फ्रेज भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट वो है हमारा एक वर्ड ही हो। हमारा एक पूरा फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? एक से ज़्यादा वर्ड, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को हम बोलते हैं एक पूरा फ्रेज। तो ऑल द फाइल्स से मेरा पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये बिल्कुल ठीक है। व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे बर्न्ड क्या है? मेरी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा है इट विल नॉट हैपन व्हाट ही इज सेइंग। ये वाले एग्जांपल में स्ट्रक्चर समझते हैं कि इट हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, विल नॉट हैपन मेरी वर्ब है, व्हाट ही इज सेइंग ये मुझे क्या है? व्हाट क्या है मेरा? व्हाट मुझे पता है प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन होता है तो उसके बाद वाली पूरी जो ये फ्रेज हो गया, ये व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट के जितने भी आगे फ्रेज होते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है या सब्जेक्ट हो सकता है। अब सब्जेक्ट ये हो नहीं सकता पूरी फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट तो इट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट होएगा। व्हाट ही इज सेइंग ये ऑब्जेक्ट हो सकता है मेरा, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट ही इज सेइंग पूरा, ठीक है। ये कैसे पता चला मुझे? व्हाट से, कि व्हाट मेरा प्रोनाउन है और ये पूरी फ्रेज हो जाएगी, और ये मेरी पूरी प्रोनाउन है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मुझे पता है जो वर्ब मेरी यूज़ हुई है यहाँ पे हैपन यूज़ हुई है। और जो हैपन वर्ब है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो 3 टाइप्स की वर्ब्स होती है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ स्लाइड में। ये देखो 3 टाइप्स की स्टार्टिंग में आपको वर्ब बताएगी जो एक्सप्रेस करती है डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। तो हैपन जो वर्ब है वो क्या शो करेगी? हैपनिंग। तो हैपनिंग का ही मैंने एग्जांपल भी दिया था, ही डाइड लास्ट ईयर। तो डाइड क्या है? डाइड मेरी हैपनिंग वर्ब है, इसमें कोई काम हो नहीं रहा है। तो जो भी ऐसी वर्ब्स होती हैं हैपनिंग वर्ब्स, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनको अपने खुद के ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा होता, वो एक हैपनिंग होती है जो खुद हो रही होती है, तो उनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इस पे सेंटेंस पे आते हैं। तो इट विल नॉट हैपन व्हाट ही इज सेइंग, तो यहाँ पे अगर इट सब्जेक्ट है, विल नॉट हैपन वर्ब है, और जो कि इन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना नहीं चाहिए। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इस 2 तरीके से समझते हैं इसको। 2 तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले जो व्हाट मेरा प्रोनाउन क्लोज है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसको व्हाट ही इज सेइंग जो ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट ही इज सेइंग, और पीछे इसके बाद लिख देंगे सीधा वर्ब विल नॉट हैपन। व्हाट ही इज सेइंग विल नॉट हैपन, ये मेरा एक सेंटेंस हो जाएगा जो बिल्कुल ठीक होगा। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को उठाकर हम जो पीछे हमारा ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना देंगे, और वर्ब को एज इट इज सेम लिख देंगे, तो जो हमारा सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा। इसका एक और तरीका अगर आप पूछो कि अगर मुझे इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी रखना है, मुझे वर्ब भी रखनी है, और ये भी ऐसे ही रखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? इसमें ही करेक्शन करना हो इसी स्ट्रक्चर में, तो कैसे कर सकते हैं? तो समझते हैं। ये वाला देखो, जैसे इट विल नॉट हैपन, इट तो मेरा वही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैपन मेरी वर्ब होगी। तो यहाँ पे मैंने व्हाट प्रोनाउन की जगह एज लिख दिया। एज क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब एज वैसे तो काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब है। तो अगर मैं एडवर्ब लिख रहा हूँ और उसके बाद वाली जो फ्रेज इसके लिए यूज़ हो रहा है, तो पूरी फ्रेज क्या होगी? एडवर्ब फ्रेज होगी। तो एडवर्ब जो फ्रेज होती है वो किसका मैंने रिप्लाई बताया था? हाउ का रिप्लाई होती है। तो ये भी एकदम करेक्ट हो गया।
ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन बनेगा। एडवर्ब्स क्या होती है, हम आगे अलग से एडवर्ब का चैप्टर आया था, वो डिस्क्राइब कर सकती है, वर्ब को डिस्क्राइब कर सकती है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो वर्ब को और मॉडिफाई करके उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है एडवर्ब्स वगैरह। ठीक है, तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट विल नॉट हैपन एज ही इज सेइंग। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अगले एग्जांपल बढ़ते हैं। अगला भी सेम एग्जांपल, जैसे इट डिडंट अकर व्हाट दे हैड प्लान। तो यहाँ पे इट मेरा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, डिडंट अकर मेरा क्या नाम है वर्ब होगी मेरी, और व्हाट दे हैड प्लान, व्हाट से मुझे पता चल गया व्हाट प्रोनाउन होता है, व्हाट के बाद वाली क्लॉज जो लिखी हुई है, फ्रेज लिखा हुआ पूरा। तो फ्रेज मैंने क्या बताया था, फ्रेज मतलब एक से ज़्यादा वर्ड, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स अगर यूज़ हो रहे हैं एक साथ तो पूरा फ्रेज बन जाता है। तो अगर ये प्रोनाउन हो और इसके बाद वाला पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा फ्रेज हो गया। तो आपने ये प्रोनाउन फ्रेज हो गया, तो या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट ये हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे इट है मेरा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा पक्का। तो इट डिडंट अकर व्हाट दे हैड प्लान, तो यही स्ट्रक्चर हो गया, इट सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये मेरा ऑब्जेक्ट पूरा, व्हाट दे हैड प्लान। तो इसमें भी अकर भी मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि हैपनिंग वर्ब है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इसको ठीक नहीं कर सकते, तो इसको भी जो ऐसे ऊपर हमने ठीक किया वैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, व्हाट दे हैड प्लान डिडंट अकर। ठीक है, या वैसे भी ठीक कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, जैसे इसका दोनों लिखे हैं मैंने, इट डिडंट अकर एज दे हैड प्लान, ये भी ठीक है। तो अभी सिक्स्थ एग्जांपल पे आते हैं, दे डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। तो इस वाले एग्जांपल को आप पॉज करके फटाफट आपको चेक करना है कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, सही है तो क्यों है, गलत है कि क्यों है। तो यहाँ पे समझते स्ट्रक्चर क्या है, दे मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट स्ट्रेस क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया, और ऑन मेरी प्रपोजिशन होगी, दैट मेरा, दैट मैटर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ तो मेरी कंफर्म है कि जैसे दे सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब, ऑन प्रेपोजिशन अगर यूज़ हुई है तो प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेके चलता है। तो दैट जो मैटर है, दैट मैटर वो ऑब्जेक्ट इसका वो प्रेपोजिशन का है। तो डिड नॉट स्ट्रेस क्या है, मेरी वर्ब है। अब ये जानते हैं कि जो वर्ब यूज़ हुई है इंट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, ये सबसे इजी वे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हाट और हुम का रिप्लाई अगर आ रहा है, अगर इसमें रिक्वायरमेंट है तो पता चल जाएगा। जैसे दे डिड नॉट स्ट्रेस व्हाट, स्ट्रेस किस पे नहीं किया, व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हमें चाहिए वरना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस लगेगा। तो अगर ज़रूरी है तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब तो इसका खुद का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ऑन को हटा देंगे और दैट मैटर जो है ये सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना देंगे इस वर्ब का। तो आंसर क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट स्ट्रेस दैट मैटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, पूरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है, वी शैल अप्रोच टू द मिनिस्टर नेक्स्ट वीक। तो आप इस वाले सेंटेंस को पॉज करो और इसका आंसर चेक करना है आपको। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं आगे। तो वी शैल अप्रोच टू द मिनिस्टर नेक्स्ट वीक, वी क्या है यहाँ पे, हमारा सब्जेक्ट है, शैल अप्रोच हमारा क्या नाम है, वर्ब होगी, टू मेरी प्रपोजिशन है, द मिनिस्टर नेक्स्ट वीक, ये पूरे मेरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, शैल जो मेरी वो है, शैल अप्रोच वो है मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है व्हाट और हुम का रिप्लाई देख लेते हैं कि किसी का रिप्लाई चाहिए क्या मुझे, वी शैल अप्रोच हुम, होम का रिप्लाई है, या तो होम का या फिर व्हाट का, तो वी शैल अप्रोच व्हाट, या तो व्हाट का रिप्लाई, तो व्हाट का रिप्लाई तो नहीं, लेकिन होम का रिप्लाई ज़रूर है यहाँ पे, होम का रिप्लाई द मिनिस्टर ज़रूर लिखा हुआ है। तो अगर ये नहीं लिखेंगे तो इनकम्प्लीट लगेगा, तो इसको अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इस वजह से ये टू को हटा देंगे, जो कि फिर जो जो द मिनिस्टर है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वर्ब का। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर जो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बार बार ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से इम्बाइब हो जाए आपके माइंड में। ठीक है, वी शैल अप्रोच द मिनिस्टर नेक्स्ट वीक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले दो एग्जांपल्स हैं 8th और 9th, ये आप आंसर इसका चेक करो। इसमें आपको क्या करना है, वर्ब जैसे दोनों में, एक में डाइड है एक किल्ड है, इनमें भी आपको पता लगाना है कि कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इनट्रांजिटिव है, उसके हिसाब से ब्लैंक के अंदर आपको पता लगाना कि प्रपोजिशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो दे डाइड डैश हिम, तो सबसे पहले पता लगाने के लिए पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। वही व्हाट और हुम का रिप्लाई देख लेते हैं, दे डाइड व्हाट या दे डाइड हुम, इसका रिप्लाई तो मुझे नहीं चाहिए। तो अगर इसका रिप्लाई मुझे नहीं चाहिए, और डाइड हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, हैपनिंग होती है,
तो ये इंट्रांजिटिव है। और सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी का तो ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, अब वर्ब हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रपोजिशन डाल देंगे कोई भी, जैसे या तो मैं लिख सकता हूँ बिफोर, या तो मैं लिख सकता हूँ बिफोर दे किल्ड बिफोर हिम, दे किल्ड बिफोर हिम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रपोजिशन डाल सकता हूँ जो इसका सूटेबल एक सेंस वाला मीनिंग देंगे, या फिर मैं लिख सकता हूँ दे डाइड विद हिम, या फिर मैं लिख सकता हूँ दे डाइड फॉर हिम, कुछ भी लिख सकता हूँ, सब सही हो सकता है। अगले जो वर्ब है किल्ड, इसका भी देखते हैं रिप्लाई व्हाट और होम का मिल रहा है नहीं मिल रहा। दे किल्ड होम, अब होम का रिप्लाई यहाँ पे आ रहा है हिम, हिम हमारा रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट का तो नहीं, हिम होम का रिप्लाई मिल रहा है हिम। तो अगर मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये जो ऑब्जेक्ट है हिम, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो इसको काट देंगे और सेंटेंस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो किल्ड हिम बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th एग्जाम्पल, और इस स्लाइड का लास्ट एग्जाम्पल है। दे ऑफन ब्लेम ऑन हिज फ्रेंड्स फॉर हिज मिस्टेक, दे ऑफन ब्लेम ऑन हिज फ्रेंड्स फॉर हिज मिस्टेक। तो इसको भी समझते हैं। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ऑफन ब्लेम ये मेरी वर्ब हुई, ऑन मेरी प्रपोजिशन है, हिज फ्रेंड्स ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, फॉर दोबारा से प्रपोजिशन, हिज मिस्टेक ये मेरा फॉर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हिज फ्रेंड इसका ऑन का सब ऑब्जेक्ट है, हिज मिस्टेक फॉर का ऑब्जेक्ट है। तो ये ब्लेम जो वर्ब है ये मेरे को देखना है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो ब्लेम हुम, किसको ब्लेम किया, तो हुम का रिप्लाई तो मुझे चाहिए, और ये हिज फ्रेंड ही हुम का रिप्लाई हो सकता है, तो इस वजह से ऑन को काट देंगे और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही ऑफन ब्लेम हिज फ्रेंड्स फॉर हिज मिस्टेक। अब ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पे, ठीक है। हाँ तो बस अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सच फिनोमिना आर हैपन वंस इन अ सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता है जो वर्ब यूज हो रही है वो आर हैपन्ड है, सच फिनोमिना मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी का मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सच फिनोमिना आर हैपन्ड, आर हैपन्ड क्या है, मेरी पैसिव फॉर्म में मैंने ये टेंस लिखा हुआ है, ये वर्ब मैंने पैसिव फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर पैसिव फॉर्म में लिखी हुई है तो एक चीज़ समझते हैं, हैपन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले पिछले एग्जाम्पल्स में, कि हैपन जो होता है हैपनिंग वर्ब होती है, और हैपनिंग वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसका खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। दूसरा लिखते हैं ये पैसिव फॉर्म में, अगर पैसिव फॉर्म में मैंने वर्ब लिखी हुई है तो एक और चीज़ समझते हैं कि जब भी हम पैसिव फॉर्म में कोई सेंटेंस को अगर लिखते हैं तो उसके अंदर जो वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होती है, ना कि इंट्रांजिटिव। और हैपन हमें पता है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका करेक्शन तो हो जाएगा, इस हैपन को काट के हम लिखेंगे आर काट देंगे और हैपन की जगह लिख देंगे हैपन। तो आंसर इसका हो जाएगा सच फिनोमिना हैपन वंस इन अ सेंचुरी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस हमारा, इसी में देख लेते हैं, दे स्वैम अक्रॉस द लेक। जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग से उसका बाद में चैप्टर आएगा, तब तो हम पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको मोटे तौर पे बता रहा हूँ तो कि होता क्या है जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। एक्टिव से पैसिव में जब हम जाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है हमारा दे, उसको हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो हमारी वर्ब होती है उसको एक लिंकिंग वर्ब के साथ पास्ट टेंस में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने पीछे लिखा होता है दे वर स्वम अक्रॉस द लेक, ठीक है। तो वो पैसिव फॉर्म थी। तो अगर दे हमारा पैसिव, दे वर स्वम अक्रॉस द लेक जो पहले सेंटेंस है वो पैसिव में था, और दे हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, और तो एक्टिव फॉर्म में जो दे होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो आप क्या करो, इस सेंटेंस को ऐसे लिखो, द लेक को ऑब्जेक्ट बनाने की सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करो। द लेक जो है हमारा अभी जो ऑब्जेक्ट है, इसको एक नया सेंटेंस बनाने की कोशिश करो जिसमें द लेक सब्जेक्ट हो और दे जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो, और स्वयं को हम आपको सेकंड फॉर्म की किस उसमें यूज़ करके देखो क्या कोई ऐसा सेंटेंस बन रहा है। प्लीज़ इसको ट्राई करना, खुद से आप चेक करना, ऐसा कोई भी सेंटेंस बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसको ट्राई ज़रूर करना कि द लेक आप सब्जेक्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट बना के लिख रहे हो, और दे को एक ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हो, और इसको सेकंड फॉर्म में कैसे लिख रहे हो, तो ऐसे कोई सेंस भी नहीं बनेगी और सेंटेंस भी नहीं बनेगा। तो इसी वजह से स्विम जो होता है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है हमेशा ही, ठीक है। ये आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं फोकस वही बोलूँगा कि किसी भी चीज़ को याद मत करो, हमेशा से उसी चीज़ पे फोकस करते आया हूँ मैं कि किसी भी चीज़ को क्रैम मत करो, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो दो हमारी वर्ब्स की पार्ट हो चुके हैं जो हमने पढ़े थे। एक तो लिंकिंग वर्ब हमारा, देखो एक ऑक्सिलरीज पढ़ लिया हमने,
अब मेन वर्ब पढ़ लिया, अब ये लिंकिंग वर्ब पे आता है थर्ड पार्ट, ठीक है, कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। एक सेकंड, हाँ, लिंकिंग वर्ब होता है, इसके एग्जांपल से आपको समझाता हूँ क्या। सबसे पहले लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है बी, बिकम, लुक, सीम, अपीयर, स्टे, रिमेन, कीप, एटसेट्रा। ये वर्ड्स होते हैं, कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं। कुछ होते हैं गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, टर्न, साउंड, प्रूव, रीच, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, कुछ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ लिंकिंग वर्ब्स ही होते हैं, उनको किसी और तरीके से आप यूज़ ही नहीं कर सकते। जैसे कि बी की फॉर्म्स होगी, बी की फॉर्म्स होगी, ये लिंकिंग वर्ब की तरह ही मेनली सारी यूज़ होती हैं, ठीक है, और इनको कैसे यूज़ नहीं कर सकते। बिकम हो गए, लुक हो गया, सिम हो गया, इनको हमेशा लिंकिंग वर्ब से ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाली वर्ब्स है गेट, ग्रो, फील, ये लिंकिंग वर्ब्स की तरह भी यूज़ हो सकती हैं और मेन वर्ब्स की तरह भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, जो लिंक करती हैं और एक कॉम्प्लीमेंट को बताती हैं। इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि स्नेहा सॉ अ पुलिसमैन। एक एग्जांपल है, स्नेहा सॉ अ पुलिसमैन। स्नेहा हमारा सब्जेक्ट हो गया और सॉ हमारी वर्ब हो गई, अ पुलिसमैन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो कि कौन सा ये जो सॉ है कौन सा वर्ब है। तो इसके अंदर तो मैंने देखो लिखा ही नहीं है इसके बारे में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि आप ये सारे वर्ड्स याद कर लो, तो प्लीज़ मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वर्ड्स याद मत करो, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं। इन वर्ड्स को ये रटने मत बैठ जाना कि ये लिंकिंग, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के साथ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं। तो इनको रटना मत, समझो चीज़ों को, आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी अपने आप ही, और चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। सेंटेंस से इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ दे सॉ अ पुलिसमैन, तो यहाँ पे पुलिसमैन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा। सॉ क्या होगी, हमारी वर्ब होगी। अगला सेंटेंस अगर मैं देखूँ, स्नेहा वॉज अ पुलिसमैन। अब वॉज क्या हमारी, ये हमारी बी की फॉर्म है। ये तो मुझे पता ही है कि बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म हमेशा लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। तो इसको मैंने कैसे पता चला है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्नेहा वॉज अ पुलिसमैन, वॉज अ पुलिसमैन, यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा है, यहाँ पे एक स्टेट बता रहा है, बीइंग बता रहा है कि स्नेहा खुद एक पुलिसमैन है। तो एक पुलिसमैन स्नेहा का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके बारे में बताते हैं, आपकी विशेषता बताते हैं, आपके बारे में थोड़ा मॉडिफाई करके बताते हैं। तो स्नेहा की ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए जा रही है कि स्नेहा ही क्या है, एक पुलिसमैन है। स्नेहा एक क्या है, पुलिसमैन है। तो यहाँ पे स्नेहा के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट को हम किसके साथ डिनोट करके लिखते हैं, हमेशा लिंकिंग वर्ब्स के साथ लिखा जाता है। तो लिंकिंग वर्ब्स किसको बताती है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट को ही डिनोट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सौ को अगर लिंकिंग वर्ब समझूँ, तो अगर सौ को लिंकिंग वर्ब समझूंगा तो पुलिसमैन यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए स्नेहा का। तो यहाँ पे सेंस देख लेता हूँ मैं कि यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को पढ़ के क्या मुझे ये सेंस मिल रही है कि स्नेहा पुलिसमैन थी खुद, नहीं, यही तो कोई सेंस नहीं बन रही। सौ का मतलब होता है उसने देखा, अगर उसने देखा तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं है। तो यहाँ पे मैं समझ जाऊँगा कि सौ जो है मेरी लिंकिंग वर्ब नहीं, यहाँ सौ मेरी मेन वर्ब है, और पुलिसमैन मेरा कॉम्प्लीमेंट नहीं, यहाँ पे पुलिसमैन मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि इस सेंटेंस में स्नेहा सब्जेक्ट, ये मेरे मेन वर्ब और ये मेरा ऑब्जेक्ट, और अगले ही सेंटेंस में स्नेहा मेरा सब्जेक्ट, वॉज मेरा लिंकिंग वर्ब, और अ पुलिसमैन मेरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका, स्नेहा का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ द मैन टेस्टेड द फूड, द मैन टेस्टेड द फूड और द फूड टेस्टेड डिलीशियस। तो इसको समझते हैं। द मैन क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। टेस्टेड क्या है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, या तो एक्शन हो सकता है या लिंकिंग वर्ब हो सकता है, यानी कि द मेन वर्ब हो सकती है या फिर लिंकिंग वर्ब हो सकती है। द फूड क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। द फूड टेस्ट डिलीशियस। अब डिलीशियस को देखते हैं, डिलीशियस क्या होता है। डिलीशियस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब डिलीशियस मेरे को पता है किसी चीज़ की आप विशेषता बता रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहे हो कि खाना कैसा था। आप सबको पता है कि टेस्टी अगर आप बोल रहे हो तो डिलीशियस यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट था। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो अगर कोई चीज़ स्वादिष्ट थी तो आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे होगे, तो फूड के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो जो डिलीशियस है कॉम्प्लीमेंट है फूड का। तो अगर मुझे इतना समझ में आ गया तो मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो टेस्टेड वर्ब यूज़ हुई है ये मेरी मेन वर्ब नहीं है, ये मेरी लिंकिंग वर्ब है, और ये लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट को
डिनोट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे द फूड है, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, द मैन का कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मुझे कॉमन सेंस से पता ही लग सकता है कि द मैन और द फूड मेरा कॉम्प्लीमेंट नहीं है द मैन का। इस वजह से टेस्टेड जो है यहाँ पे मेरी मेन वर्ब हो जाएगी। आदमी ने फूड को टेस्ट किया, यहाँ पे ये काम हो गया। और यहाँ पे फूड था वो डिलीशियस था, तो यहाँ पे फूड की बात हुई, यहाँ पे मैन ने कुछ काम किया, तो किया तो ये एक्शन वर्ब है और ये मेन वर्ब होगी, और यहीं पे टेस्टेड मेरी लिंकिंग वर्ब होगी। तो आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, और आप ऐसे ही करोगे आप, तभी आप चीज़ों को रटने से बच सकते हो, और आप एग्ज़ाम में आपको विद इन सेकेंड्स आंसर मार्क कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ वर्ड्स, आपको कोई रटवा भी रहा है, कोई आप बुक्स होती हैं बहुत सारे वर्ड्स दे देते हैं, आप रटने बैठ जाते हो, तो एग्ज़ाम में अगर कोई गलती से एक नया वर्ड आ गया तो आप क्या करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत मार्क करके आ जाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप कंसेप्ट को समझो और चीज़ों को समझो, रटने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम आप इसमें इन्वेस्ट कर दो कि आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है। एक बार आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं एक मेन वर्ब के अंदर और लिंकिंग वर्ब के अंदर। जैसे कि दो तरीके मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब के अंदर, ये प्लीज़ ध्यान से सुनना, और प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ अभी मैं, कि दो ऐसे तरीके जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो या मेन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। तो अगर जस्ट आफ्टर द वर्ब इफ़ यू सी इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपके वर्ब के बाद अगर आप देख रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट है, देन इट इज़ मेन वर्ब, अदरवाइज लिंकिंग वर्ब होगी। अगर आपको पता लग गया है कि जो वर्ब है, जैसे सॉ है, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि वो मेन वर्ब है, ठीक है। अगर नहीं, अगर आपको पता चले कि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको ये वर्ब से पता चल जाएगा कि ये लिंकिंग वर्ब है। एक तो ये हो गया, ये हमने डिस्कस ही कर लिया। दूसरा क्या है, आप क्या करो, जो हमारी मेन वर्ब यूज़ की हुई है, जैसे सॉ है और यहाँ पे वॉज यूज़ हुई है वर्ब की तरह। अब मुझे अगर पता नहीं है कि सॉ मेन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी बी की फॉर्म क्या बताई थी मैंने, इज एम आर वॉज वर बींग या फिर बीन, ये सारी बी की फॉर्म्स होती है। कोई भी बी की फॉर्म्स यहाँ पे पुट करके देख लो, और उसके बाद चेक करो कि जो सेंटेंस की सेंस स्नेहा सॉ अ पुलिसमैन से बन रही थी, क्या वो बी रखने पे हो रही है। अगर बी की मैं कोई भी फॉर्म रखूँ, इज, यहाँ पे मैंने बी की फॉर्म रख दी इज, तो क्या ये सेंस बन रही है, स्नेहा इज पुलिसमैन। एक तो ये सेंटेंस हो गया, और एक हो गया स्नेहा सॉ अ पुलिसमैन। एक बात कह रहा है स्नेहा ने पुलिसमैन को देखा, और दूसरा कह रहा है स्नेहा इज अ पुलिसमैन। तो अगर कोई भी बी की फॉर्म आप रख के देख रहे हो, तो सेंटेंस की सेंस बिल्कुल चेंज होगी। तो अगर सेंस चेंज हो रही है, तो इसका मतलब जो आपने जिसको चेंज किया है, वो क्या थी, आपकी मेन वर्ब थी, ना कि लिंकिंग वर्ब। तो अगर किसी भी लिंकिंग वर्ब को आप बी की फॉर्म से चेक करोगे, बी की फॉर्म से, तो उसका मीनिंग चेंज होगा ही नहीं सेंटेंस का। अगर यहाँ पे देखो, ये मेरे को पता था लिंकिंग वर्ब है, अगर इसी लिंकिंग वर्ब को, वाज को, मैं किसी भी बी की फॉर्म से चेंज कर लूँ, ये तो खुद बी की फॉर्म है, तो इसको कोई और वर्ब से चेंज करता हूँ, वर से कर लेता हूँ, स्नेहा वर अ पुलिसमैन। तो यहाँ पर भी कोई सेंस चेंज नहीं हुई है, बस टाइम, टेंस चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, लेकिन सेंटेंस के सेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। स्नेहा वर अ पुलिसमैन, स्नेहा एक पुलिसमैन थी, तो यहाँ पे ये लिंकिंग हो जाकर ऐसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या था यहाँ पे, स्नेहा सॉ अ पुलिसमैन, ठीक है, ये हमारी मेन बात थी। तो ये दो तरीके प्लीज़ याद रखना, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है आप ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड ये है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आगे समझते हैं और कुछ नई चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, इट इज़ मी हु कैन डू इट। यहाँ पे देखते हैं इट क्या हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज़ हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, हु भी हमारा क्या है ये भी समझते हैं अभी। ये एक प्रोनाउन है, हु और हुम आपको पता होना चाहिए, प्रोनाउन होते हैं। और कैन डू इट हमारी कैन वर्ब होगी, डू हमारी वर्ब होगी, इट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये दो चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लॉज यूज़ हो रही है। एक तो ये क्लॉज हो गई इट इज़ मी, और एक ये हो रही है हु कैन डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं इट, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, इज़ मेरी वर्ब है, और मी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इज़ मैंने क्या बताया था, ई। अगर आपको कुछ याद ही रखना है तो आप ये रख सकते हो, बहुत ही ईजी सी चीज़, कि बी की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा लिंकिंग वर्ब ही होती हैं। बी की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, और अगर वो कभी भी लिंकिंग वर्ब के साथ यूज़ हो रही हैं, तो उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पे देखते ही पता चलना चाहिए कि इट इज़ मी अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ई इज़ मेरा लिंकिंग वर्ब है, और मी मेरा एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव
नॉमिनेटिव के कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, मी का आई, तो आई से हम इसको डिनोट कर देंगे, इट इज़ आई हु कैन डू इट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस था, ठीक है, और आई मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ आई हुम दे हेल्प देम, इट इज़ आई हुम दे हेल्प देम, यहाँ पर भी इट मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरी लिंकिंग वर्ब है, आई मेरा कॉम्प्लीमेंट है। अब देखते हैं हुम क्या हुआ, हुम मैंने क्या बताया, हु और हुम दोनों प्रोनाउन होते हैं, हुम दे हेल्प देम। तो अभी एक चीज़ समझो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हु और हुम है दोनों ही प्रोनाउन होते हैं, हु और हुम दोनों ही प्रोनाउन होते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हु जो होता है वो मेरा नॉमिनेटिव केस है और हुम जो है मेरा ऑब्जेक्टिव केस है। आई होप जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं आप सबको ऑलरेडी पता होगा, ये बात बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हु और हुम दोनों ही प्रोनाउन होते हैं, और हु जो होता है मेरा नॉमिनेटिव केस होता है और हुम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं हुम और सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं हु। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ आई हु कैन डू इट, ये तो ठीक हो गया, और अगर यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ इट इज़ आई होम दे हेल्प देम, तो ये जो होम है ये क्या है, ये मुझे ना तो ये पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है और या सब्जेक्ट है। तो अगर ये पता नहीं चल रहा तो ये दे से पता लगा लो आप कि दे मेरा सब्जेक्ट होता है हमेशा, दे और होम लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट केस ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये आई किसके लिए यूज़ हुआ है, मेरा आई मेरा होम को डिनोट कर रहा है, तो अगर आई होम को डिनोट कर रहा है तो ये आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मी होना चाहिए। आंसर तो ये है, इट इज़ मी whom दे हेल्प देम। इसका रीज़न भी मैंने लिखा, अगर आपको समझ में नहीं आया, कि आई इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट whom, आई जो था वो कॉम्प्लीमेंट था ऑब्जेक्ट whom का। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, इसी वजह से ऑब्जेक्टिव केस आई का ऑब्जेक्टिव केस मैंने लिख दिया है मी। क्यों लिखा है, क्योंकि आई था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हुम का कॉम्प्लीमेंट था हुम का, तो इसी वजह से हुम क्या नाम ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसी वजह से ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव केस में आ गया मी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा, दे वर लुक्ड वेरी हैप्पी। देखो इस सेंटेंस में फिर से मैंने वही बात आ गई, वर मेरा क्या है, बी की फॉर्म है, और ये मेरा वर लुक्ड पैसिव फॉर्म में आ गया। तो और मैंने क्या बताया था, जितने भी अगर कोई भी बी की फॉर्म यूज़ हो रही है वो तो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, और लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव होते हैं, जिनके बाद उनका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दे वर लुक्ड वेरी हैप्पी, तो ये पैसिव फॉर्म है वर लुक्ड, तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म आ ही नहीं सकता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के साथ लिंकिंग वर्ब्स को कभी भी पैसिव में लिख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे लुक्ड वेरी हैप्पी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं, द प्रॉब्लम वॉज बिकम मोर डिफिकल्ट, यहाँ पे भी सेम केस है, वॉज बिकम लिखा है, यहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पे भी कट के ये क्या हो जाएगा, वॉज हट के, और ये बिकम बन के बिकेम हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। द प्रॉब्लम बिकेम मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है बिकम बिकेम बिकम होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है बिकम की, और फर्स्ट में सेकंड फॉर्म होती है बिकेम। द प्रॉब्लम बिकेम मोर डिफिकल्ट, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीज़न मैंने क्या बता दिया था, ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं कि ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स बिकॉज वी डोंट राइट ऑब्जेक्ट्स एज वी राइट कॉम्प्लीमेंट्स, लिंकिंग वर्ब्स के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं। तो इसी वजह से जितने भी अगर लिंकिंग वर्ब्स यूज़ हो रही हैं तो उनको पैसिव में भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, पैसिव वर्ब्स पैसिव के साथ कौन से ट्रांजिटिव वर्ब्स ही यूज़ होते हैं हमेशा। ठीक है, फिर अगला एक और, डोंट यूज़ लिंकिंग वर्ब्स इन पैसिव फॉर्म्स, ये बात भी मैंने आपको लिख दिया था कि आपको याद रहे कि डोंट यूज़ लिंकिंग वर्ब्स इन पैसिव फॉर्म, जितने भी पैसिव फॉर्म अगर लिख रहे हैं तो उनके अंदर लिंकिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं हम, द डिसीजन वॉज टर्न आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर। अब ये एग्जांपल आपको पॉज करना है और वीडियो देखनी है कि एग्जांपल सही है या गलत। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस को, अगर आप सेंटेंस को देखोगे तो कैसे देखोगे, द डिसीजन मेरा सब्जेक्ट हो गया, वॉज मेरा वर्ब हो गया, टर्न आउट क्या है यहाँ पे, टर्न आउट आपको पता होना चाहिए कुछ फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब मैं डिस्कस कर लूँगा अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो। फ्रेजल वर्ब से जैसे टर्न आउट मेरी फ्रेजल वर्ब होगी, टू मेरी प्रेपोजिशन होगी, बी मेरी लिंकिंग वर्ब होगी, और टर्निंग पॉइंट मेरा क्या नाम है, एक स्टेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन हिज करियर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि जो टू है, टू का तो मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है,
जो प्रेपोजिशन है वो तो हमेशा ऑब्जेक्ट लेके चलता है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा इन हिज करियर। ये लिंकिंग वर्ब है बी, इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ अ टर्निंग पॉइंट। तो ये वॉज है, ये क्या है, ये तो मेरी फ्रेजल वर्ब हो गए। तो ये जो वॉज है ये क्या है, ये भी मेरी लिंकिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, इस वजह से ये सेंटेंस हो गया गलत और ये वॉज हो गया यहाँ पे गलत। तो इसको यहाँ पे काट देंगे और आंसर हो जाएगा द डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक सेकेंड प्लीज़ वेट, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, फ्रेजल वर्ब्स मैं कह रहा था डिस्कस कर लेते हैं कुछ, जैसे कि टर्न अप की काफ़ी सारी, टर्न की काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। जैसे कि टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है टू बी प्रेजेंट और टू अपीयर टू इंक्रीज, या तो किसी चीज़ को इंक्रीज करना, प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, ऐसे भी बोला जाता है। टर्न अप का प्रेजेंट भी होता है, कहीं आप प्रेजेंट जा रहे हो तो उसको भी बोला जाता है। एक होता है टर्न ऑफ या टर्न ऑफ, ये तो बहुत कॉमन यूज़ है। जैसे आप बोलते हैं प्लीज़ टर्न ऑफ द टेलीविज़न, प्लीज़ टर्न ऑन द रेडियो, ऐसे भी बोला जाता है। स्टार्ट करना, किसी चीज़ को स्टॉप करना। टर्न डाउन, किसी का ऑफ़र हो गया, डिक्लाइन करना, जैसे आप ऑफ़र किसी का टर्न डाउन कर देते हो, डिक्लाइन कर देते हो। टर्न ओवर यानी कि रोटेट करना, जैसे कि बोट पलट जाती है, पलटने को क्या कहते हैं, कैप्साइज। तो टर्न ओवर, द बोट टर्न ओवर, ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है। एक होता है टर्न इनटू, टर्न इनटू होता है ट्रांसफॉर्म करना, कोई ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज करना। जैसे बोलते हैं द आइस टर्न इनटू वाटर, ट्रांसफॉर्म करके वाटर में। एक होता है टर्न आउट, जो अभी यूज़ किया। टर्न आउट क्या होता है, टू प्रूव। टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव करना, किसी चीज़ को प्रूव करना, और ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब तो यहाँ पे यूज़ थी, देखो यहाँ पे था टर्न आउट, ये तो थी वर्ब, लेकिन टर्न आउट हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, कहाँ गया, एक सेकेंड। ये होते हैं टर्न आउट हमारे फ्रेजल वर्ब, जो कि इंट्रांजिट होते हैं, जिसका मतलब होता है टू प्रूव करना, प्रूव करें किसी चीज़ को। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। दे वर अफ्रेड व्हेन दे सॉ द लाइन। अब यहाँ पे आप देखो, दे वर अफ्रेड व्हेन दे सॉ द लाइन, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर अफ्रेड यानी कि मेरा अफ्रेड तो मेरी स्टेट हो गई, वर मेरा पैसिव में हो गया, व्हेन दे सॉ द लाइन। तो अगर मैं इसको देखूँ, तो अगर स्टेट को अगर मैं देखूँ, अफ्रेड करना, तो अफ्रेड कोई हैपनिंग नहीं है, कुछ वो नहीं, कोई एक डूइंग है, इसमें आप करते हो, होते हो। तो जितने भी चेंज ऑफ स्टेट्स होते हैं उसको बी की फॉर्म से नहीं, हम कैसी फॉर्म ऑफ वर्ब से लिखते हैं, लिखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि दे गॉट अफ्रेड व्हेन दे सॉ द लाइन, दे गॉट अफ्रेड व्हेन दे सॉ द लाइन, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, गॉट की जगह, दे गॉट की जगह ये भी लिखता हूँ, दे टर्न्ड अफ्रेड व्हेन दे सॉ द लाइन। या एक और भी लिख सकता हूँ मैं, एक और से भी बताता हूँ, जैसे दे बिकम अफ्रेड व्हेन दे सॉ द लाइन, वो एकदम से अफ्रेड हो गए जब उन्होंने शेर को देखा। जब चेंज ऑफ स्टेट, जैसे आप कोई नॉर्मल स्टेट है, आप नॉर्मल स्टेट से आपकी स्टेट चेंज हो रही है, आप नॉर्मल स्टेट कर रहे हो, एकदम से डर गए हो, तो स्टेट चेंज हो गई है। तो जब भी ऐसे स्टेट के चेंज को दिखाना हो, तो इन वर्ड से आप दिखा सकते हो, इन वर्ड से ही शो किया जाता है। गॉट हो गया, टर्न हो गया, बिकम हो गया। ठीक है, अगला और देख लेते हैं। द बॉय वॉज साइलेंट दो ही हैड लॉट टू से, द बॉय वॉज साइलेंट दो ही हैड अ लॉट टू से। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, साइलेंट, उसके पास बहुत कुछ था बोलने के लिए, लेकिन वो चुप रहा। तो चुप जो रहना था वो उसका एक्शन है, वो खुद रहा, तो वो उसने मेंटेन किया, तो उसने यहाँ पे काम किया, अपने आप को चुप रखा। तो जो कुछ मेंटेन करने का जो काम होता है, ये स्टेट जो थी साइलेंट की, उसने मेंटेन करी। तो ऐसी स्टेट जिनको मेंटेन किया जाता है, उनको भी हम बी की फॉर्म से नहीं, उनको भी कुछ अलग वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ही केप्ट साइलेंट दो ही हैड लॉट टू से, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। या ही स्टेड, ऐसे ही स्टेड साइलेंट दो ही हैड लॉट टू से, या ही रिमेन्ड, ही रिमेन्ड साइलेंट दो ही हैड लॉट टू से। तो ऐसे इनसे हम जो स्टेट को मेंटेन करने वाली चीज़ होती है, इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आगे बढ़ते हैं, ये आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा, और आगे वाली स्लाइड पे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम वोकैब करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, द बॉयज सैंग स्वीट। अभी आपको एग्जांपल देखने हैं दोनों, द बॉयज सैंग स्वीट और द फ्रूट्स स्मेल्ट स्वीटली। फटाफट से वीडियो पॉज करो और जितना भी हमने पढ़ा है इनसे चेक करो कि सेंटेंसेस ठीक है या गलत है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो
अभी देखो द बॉय, यहाँ पे द बॉय मेरा सब्जेक्ट हो गया, सैंग मेरी वर्ब हो गई, स्वीट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं ये क्या है। स्वीट मुझे पता है, स्वीट क्या है मेरा, एक मीठा, मीठा किसी की, यानी कि कोई डिस्क्रिप्शन है किसी का, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो मीठा अगर कोई किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो यानी कि इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ना होकर ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ इसको, कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ तो इसके पहले या तो लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए, और सैंग मेरी लिंकिंग वर्ब है नहीं, तो ये इसका वाला सेंटेंस तो हो गया गलत। तो इसको ठीक करने के एक मेरे पास ऑप्शन है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। द बॉय इज़ स्वीट लिख सकता हूँ, या तो लिंकिंग वर्ब डाल सकता हूँ, या फिर मैं स्वीट को हटा करके यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह यहाँ पे एडवर्ब लिख सकता हूँ, क्योंकि जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे वर्ब्स को डिफाइन कर लेते हैं। एडवर्ब भी लिखा जा सकता है। तो एडवर्ब क्या होगा, द बॉय सैंग स्वीटली, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। जो एडवर्ब्स होते हैं मैंने बताया ना, वाई हाउ का रिप्लाई होते हैं, वाई का, वेयर का, इन सब के रिप्लाई होते हैं। द बॉय सैंग हाउ, द बॉय सैंग स्वीटली, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला हो गया द फ्रूट स्मेल्ट स्वीटली। अब स्वीटली मेरे को पता ही चल गया कि ये एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो यहाँ पे मेन वर्ब आना चाहिए, ये तो द फ्रूट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्मेल्ट मेरी क्या है, मेरी लिंकिंग वर्ब है। मुझे कैसे पता चला लिंकिंग वर्ब है, कोई भी बी की फॉर्म से इसको चेंज करके देख लेता हूँ। बी की फॉर्म से जैसे मैंने बताया इज़ लगा के देख लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इज़ लगाऊँ तो क्या सेंस बनेगी सेंटेंस की, चेंज होगा इसका मीनिंग। द फ्रूट इज़ स्वीटली, तो स्वीटली तो इसका स्मेल्ट का तो वो नहीं हुआ, लेकिन स्वीटली यहाँ पे गलत हो गया, ये मुझे समझ में आ गया। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि स्मेल्ट है मेरी लिंकिंग वर्ब है, और स्वीटली है ये मेरे एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स किसको यूज़ कर डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एडजेक्टिव, और यहाँ पे आ जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो ये आ जाएगा द फ्रूट स्मेल स्वीट। डोंट यूज एडवर्ब्स विद लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, एडवर्ब्स नहीं, तो इसलिए एडवर्ब्स यूज मत करना। ठीक है, आगे देखते हैं द मशीन लुक्स गुड बट इट डजेंट वर्क गुड। तो यहाँ पे आप देखो द मशीन, दिस मशीन मेरा सब्जेक्ट हो गया, लुक्स गुड ये मेरा स्टेट हो गया कि अच्छी दिख रही है, और बट इट डजेंट वर्क गुड। अब इट डजेंट वर्क, वर्क मेरी वर्ब होगी, और गुड मेरी एक गुड क्या मेरी एक एडजेक्टिव है। ये तो मुझे समझ आया कि अच्छा, अच्छा होना एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ तो लिंकिंग वर्ब आना चाहिए, यानी कि ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा, कोई ऐसा एडवर्ब लिख सकता हूँ मैं, कोई भी ऐसा एडवर्ब क्या हो सकता है इसका जो सेंस का है, वेल। दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डजेंट वर्क वेल, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस काफ़ी अच्छा सेंटेंस था, ये एग्जाम्स में भी आ सकता है आपके। और वेल और गुड का एग्जाम्पल आई गेस आया भी होगा। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना, गुड हमारा ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव होता है, और क्या नाम है, वेल हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज दिस सब्सटेंस स्मेल्स लाइक। अब इस वाले सेंटेंस पे प्लीज़ फोकस करना है, मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ अच्छा समझाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ये तो मुझे समझ में आया कि हाउ डज दिस सब्सटेंस स्मेल्स लाइक। तो अगर इसका मैं आंसर ढूंढूँ तो इसका आंसर क्या होगा कि, मतलब सपोज, जस्ट सपोज कि अगर इसका आंसर ढूंढा जाए तो क्या पूछना चाह रहा है कि ये सब्सटेंस कैसा स्मेल करता है, तो इसका सब्सटेंस का आंसर होगा दिस सब्सटेंस स्मेल्स ऑफुली, क्योंकि हाउ है तो हाउ का रिप्लाई तो ऑफुली होना चाहिए। अगर एडवर्ब के हाउ का मैंने क्या बताया, एडवर्ब्स क्या होते हैं, हाउ, वेयर, वाई का, इन सब का रिप्लाई होते हैं। तो अगर हाउ लिखा है तो पीछे एडवर्ब भी होना चाहिए। तो अगर मैं इसका सेंटेंस का आंसर देखो, दिस सब्सटेंस स्मेल्स ऑफुली, तो ऑफुली तो यहाँ पे सेंस बनी नहीं, क्योंकि स्मेल्स तो मेरा लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ये कट के तो आंसर तो होना चाहिए ऑफुल। तो अगर ये आंसर तो बाद में गलत होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन गलत है, जो मैंने क्वेश्चन ढूंढा है, तो क्वेश्चन एडवर्ब हो ही नहीं सकता, ये मेरे को पता होना चाहिए। तो हाउ यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ व्हाट, व्हाट का रिप्लाई हो सकता है, ताकि इसका जो आंसर होगा वो भी करेक्ट मिलेगा मुझे। व्हाट डज दिस सब्सटेंस स्मेल्स लाइक, दिस सब्सटेंस स्मेल्स ऑफुल, ऑफुल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ठीक है, इसका आंसर तो हो जाएगा, हम समझ गए इस वाले का भी, द सब्सटेंस स्मेल्स ऑफुल। और एक सेकेंड, सिंगल एल, ऑफुल। और ये बता दें, तो अब एक नई चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे जो लाइक यूज़ किया था, ये जो क्वेश्चन था, ये लाइक मैंने बताया था प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन है तो ये लास्ट में क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद तो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है ये समझते हैं, और इसको लास्ट में क्यों लिखा गया ये भी समझते हैं।
तो लाइक क्या होता है, मेरा वर्ब भी होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए। लाइक हमारा वर्ब भी होता है, किसी को आप पसंद कर रहे हो तो एक वर्ब भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। और अनलाइक जो होता है, लाइक का ही अपोजिट हो जाएगा। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो, प्रेपोजिशन है अनलाइक, बिल्कुल इसका अपोजिट प्रेपोजिशन। डिसलाइक ये भी एक वर्ब होता है। अलाइक ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही होता है। तो ये समझते हैं जो प्रेपोजिशन यहाँ पे है ये एंड में क्यों यूज़ हुआ है। तो अगर एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, इसको इन दो सेंटेंसेस से समझते हैं। अगर एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ अबाउट व्हाट आर दे टॉकिंग, तो अबाउट मेरा क्या है, अबाउट मेरा प्रपोजिशन है। और सेकंड सेंटेंस में फ्रॉम विच सिटी हैव यू बॉट इट, तो फ्रॉम क्या है यहाँ पे, मेरा प्रपोजिशन है। और क्वेश्चन है विच सिटी हैव यू बीन। तो अगर जो मेरा प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा व्हाट है यहाँ पे। और इस फ्रॉम का ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन, इस फ्रॉम जो प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, विच। ये विच सिटी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कभी भी हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस होता है या तो वो डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होता है या किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो प्रेपोजिशन को हम कभी भी शुरू में नहीं लिखते। इसी वजह से हम जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें पता है उसको या तो डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू करते हैं किसी क्वेश्चन को या हेल्पिंग वर्ब से, तो इसी वजह से ना इसका ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन है वो यहाँ से हटा करके हम इसको एंड में लिख देते हैं। और ये हो जाएगा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसीलिए एंड में लिखा जाता है कि हमेशा, क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो या तो डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से। तो आई गेस ये आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर भी विच, हमारा स्टार्टिंग में विच आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा प्रपोजिशन फ्रॉम। विच सिटी हैव यू बॉट इट फ्रॉम, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा स्ट्रक्चर फर्स्ट पार्ट था ये आपको समझ में आया होगा। और अभी हम विदाउट एनी फर्दर एडो लास्ट हम आज की वोकैब पे बढ़ते हैं और इसके बाद क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आज का वर्ड है वो है ग्रफ। ग्रफ एडजेक्टिव होता है। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि ग्रफ का मतलब है रफ। कोई आपका रफ दिन गया, इट वॉज अ ग्रफ डे टुडे, तो यानी कि आज का दिन काफ़ी रफ था, तो ऐसे बोल सकते हो। एडजेक्टिव्स का सेंटेंस में पुट करना बहुत ईजी होता है, इसीलिए मैं सेंटेंस देता नहीं हूँ, कैसे भी पुट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बना दिया, इट वॉज अ ग्रफ डे टुडे। व्हाट काइंड ऑफ डे, ग्रफ डे। तो अगला वर्ड हमारा जर्मेन। जर्मेन क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है पर्टिनेट या रेलेवेंट। किसी चीज़ से किसी कोई का रिलेवेंस होना किसी चीज़ का, जैसे कि दिस इज़ नॉट जर्मेन टू आवर थीम, जो हमने थीम सोची थी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कोई जर्मेन नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई पर्टिनेंट नहीं है। तो इस उसके लिए अच्छा वर्ड है जर्मेन। गैड फ्लाई। गैड फ्लाई अगला वर्ड है जो कि नाउन। और कोई भी जैसे फ्लाई जो कैटल्स वगैरह हॉर्सेस वगैरह होती है इनको जो काटती है इनको बोलते हैं गैड फ्लाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है गैलोर। गैलोर का मतलब है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है इन प्लेंटी या फिर इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ का होना, उसका मतलब होता है गैलोर। फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी गेम्स एंड प्राइजेस गैलोर। यहाँ पे इन गैलोर नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है और ये आज हमने पढ़े लिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये होता है इन प्लेंटी, तो यहाँ पे इन मत लिखते हैं ना, काफ़ी लोग सेंस लगा के ऐसे लिख देते हैं कि देयर विल बी गेम्स इन गैलोर। इन गैलोर नहीं, सिर्फ गैलोर। ठीक है, गैलोज क्या होता है, गैलोज साइड फ्रॉम हैंगिंग क्रिमिनल्स, जहाँ पे क्रिमिनल्स को फांसी वगैरह दी जाती है, उस जगह को, जिस जगह पे दी जाती है जहाँ पे लटकाया जाता है, उस जगह को बोलते हैं गैलोज। ठीक है, तो आई होप ये आप आज का सेशन आपको पूरा समझ में आएगा। ये सिर्फ पार्ट 1 था वर्ब्स का, थोड़ा सा लंबा चलेगा वर्ब्स का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब्स का आपको क्लियर होगा तो आपका आई गेस 50 to 60% इंग्लिश का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें वर्ब्स से आती हैं, बहुत सारे एरर्स जो आते हैं एग्ज़ाम में वर्ब से आते हैं। तो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको लेसन पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ एक बेल आइकन होता है नीचे, आई होप जितने भी सब्सक्राइबर हमारे, कई लोगों को आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है, तो सब्सक्राइब के जस्ट पास में एक बेल आइकन होता है, उसको क्लिक करना, जिससे आपको कभी भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। तो आप, आई होप आप नोट्स बनाते रहिएगा और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स एंड दिस सेशन ऑफ टुडे। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।